आज 20 नवंबर 2025 है और हमारे सामने 10 नवंबर की उस शाम का पूरा ब्यौरा है जब नई दिल्ली में एक कार बम धमाका हुआ था। चलिए उस शाम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में सर्दियों की हल्की हल्की दस्तक थी। लाल किला जो सदियों से वहीं खड़ा है वो शहर की धड़कन महसूस कर रहा था। उसके आसपास वही रोज की चहल पहल, टूरिस्ट थे, दफ्तर से घर लौटते लोग, अपनी दुकानें बंद करते दुकानदार, मतलब एक बिल्कुल आम शाम। लेकिन शाम के ठीक 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार धीरे से लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ती है। और सीसीटीवी फुटेज में बाद में जो दिखा ना, वो दिल दहलाने वाला था। क्या था उसमें? ड्राइवर का चेहरा नकाब से ढका हुआ था और वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि वो कार घंटों से इस इलाके में घूम रही थी। हाँ बिल्कुल, भीड़ का हिस्सा बनकर, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। और यही चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक चलते फिरते बम के बगल से गुजर रहे हैं। उस कार में एक VBID था, यानी व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। जांच में पता चला कि उसमें एनफो मतलब अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का एक बहुत शक्तिशाली मिक्सचर और दूसरी विस्फोटक सामग्रियां भरी हुई थी। सोचिए, दिल्ली के ट्रैफिक में एक आम से दिखने वाली कार जो किसी की भी हो सकती थी, वो असल में तबाही का सामान लेकर घूम रही थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, वो कार, वो बम अचानक वहां कैसे पहुंच गया, इस साजिश की जड़ें कहाँ थीं और जांच करने वालों ने इस पूरे जाल को कैसे खोला। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जो इस धमाके से कई महीने पहले लिखी जा रही थी। ठीक है। ये कहानी दिल्ली से बहुत दूर जम्मू और कश्मीर के शोपियां में शुरू होती है। जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहां मौलवी इरफान अहमद वाघे नाम का एक शख्स, वो इस पूरी साजिश की एक बहुत अहम कड़ी था। हाँ, वो स्थानीय लड़कों को भर्ती करने और उन्हें उमर बिन खत्ताब नाम के एक पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जोड़ने का काम कर रहा था। इस हैंडलर का एक और नाम हंजुला भी बताया गया है। मतलब एक लिंक कश्मीर में था जो सीमा पार से जुड़ा हुआ था, लेकिन पूरी साजिश तो सिर्फ वहां नहीं रची गई होगी। नहीं, और यही बात इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। नेटवर्क का दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के मैदानी इलाकों में तैयार हो रहा था। अच्छा। यहाँ एक ऐसा ग्रुप काम कर रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये समाज में पूरी तरह से घुले मिले हुए थे। और ये कौन लोग थे? दस्तावेज में इनके बारे में क्या जानकारी है? NIA की फाइलों के मुताबिक इस ग्रुप में पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल थे कि वो इस नेटवर्क के लिए पैसों का इंतजाम करती थीं। यही नहीं, उन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक कार में असॉल्ट राइफल भी छुपा रखी थी। सच में? और उन्होंने नेटवर्क को लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ये तो हैरान करने वाली बात है। एक डॉक्टर जो समाज में इतना सम्मानित पेशा है, वो इस नेटवर्क का हिस्सा थी। क्या दस्तावेज में इस बात पर कोई रोशनी डाली गई है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग क्यों इस रास्ते पर जा रहे हैं? देखिए, ये आज के आतंकवाद का सबसे डरावना पहलू है। ये अब सिर्फ गुमराह नौजवानों या समाज से कटे हुए लोगों तक सीमित नहीं रहा। दस्तावेज इशारा करता है कि रेडिकलाइजेशन अब ऑनलाइन और बंद कमरों में हो रहा है, जहां किसी की नजर नहीं पड़ती। डॉक्टर सईद जैसे लोग समाज में एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उनका एक सम्मानजनक प्रोफेशन होता है जिससे वो एजेंसियों की नजर से पूरी तरह बचे रहते हैं। मतलब ये स्लीपर सेल का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, जो सालों तक शांत रहते हैं और फिर अचानक एक्टिव हो जाते हैं। और भी नाम होंगे इस लिस्ट में? हाँ, कई और नाम है। एक और डॉक्टर आदिल राथर, जिन्हें इसी मामले से जुड़े छापों में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। फिर जासिर बिलाल वानी और आमिर राशिद अली जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो हर गिरफ्तारी के साथ इस साजिश की एक और परत खुलती जा रही थी। सही कहा, ये एक मकड़ी के जाली की तरह था, जिसका एक सिरा कश्मीर में था तो दूसरा दिल्ली और लखनऊ की गलियों में। तो मतलब ये सिर्फ एक कार बम धमाके की योजना नहीं थी। इसका मतलब है कि योजना बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी। एजेंसियों के बाहर किसी को भी इसके असली पैमाने का अंदाजा तक नहीं था। जब जांच की परतें खुली
तो पता चला कि ये मॉड्यूल कथित तौर पे मिनी रॉकेट बनाने, क्या मिनी रॉकेट? हाँ, मिनी रॉकेट बनाने, हथियारबंद ड्रोन तैयार करने और भारत के कई बड़े शहरों में एक साथ दर्जनों कार बम धमाके करने की फिराक में था। कारबंद ड्रोन, ये तो किसी जंग की तैयारी जैसा लगता है। मतलब ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये तो एक छोटी मोटी आर्मी बनाने की कोशिश थी। ये तो बहुत ही बड़े स्केल की प्लानिंग है। बिल्कुल। और आप सोचिए, ये सब महीनों से चल रहा था और दिल्ली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थी, इस आने वाले तूफान से पूरी तरह बेखबर। इसी बैकग्राउंड के साथ अगर हम 10 नवंबर की उस शाम को देखें तो लाल किले के पास की वो शांति और भी ज्यादा भयानक लगने लगती है। तो वापस आते हैं उस शाम पर। वो सफेद Hyundai i20 पार्किंग में आकर रुकती है। लोग आसपास से गुजर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। दिल्ली वालों के लिए तो अजीब ढंग से पार्क की गई गाड़ियां देखना कोई नई बात भी नहीं है। सही बात है। और उस ड्राइवर का क्या उसके बारे में कुछ पता चला? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, उसकी पहचान आज तक एक पहेली बनी हुई है। दस्तावेज में भी इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं है। नहीं, ये जांच का एक अहम हिस्सा है कि क्या ये एक आत्मघाती मिशन था जिसमें ड्राइवर भी कार के साथ ही उड़ गया, या फिर वो डिवाइस को एक्टिवेट करके धमाके से ठीक पहले भागने में कामयाब रहा। हाँ, इसकी सच्चाई शायद फोरेंसिक और इंटेलिजेंस की पूरी जांच के बाद ही सामने आए। और फिर सब कुछ बदल गया। एक तेज रोशनी, एक चमक और फिर एक ऐसी आवाज जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। धमाके ने पार्किंग एरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आग और धातु के टुकड़ों की एक लहर हवा में उठी। कुछ ही सेकंड के अंदर वो शांत माहौल चीख पुकार और दहशत में बदल गया। सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। और लाल किले की वो सदियों पुरानी दीवारें, वो तो अपनी जगह खड़ी रहीं। हाँ, वो खड़ी रहीं, लेकिन उनके नीचे इंसानी जिंदगियों की तबाही का मंजर था। और यही इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर था। कैसे कुछ ही सेकंड में एक शहर का सुकून एक सामूहिक डर में बदल जाता है। ये हमला सिर्फ एक भौतिक विस्फोट नहीं था, ये शहर के भरोसे पर, उसकी सुरक्षा की भावना पर एक हमला था। बिल्कुल। लाल किले की दीवारों ने उस रात जो तबाही देखी, वो शहर की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हमले के बाद क्या हुआ? जाहिर है अफरा तफरी मच गई होगी। एजेंसियों ने कैसे काम करना शुरू किया? कुछ ही घंटों के अंदर इसे एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया और आधी रात तक स्पेशल सेल, NIA और स्थानीय पुलिस की टीमें दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और वहां से जम्मू और कश्मीर तक कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही थीं। हर छापे में कुछ न कुछ मिल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, किसी छापे में विस्फोटकों का कोई नया जखीरा मिल रहा था, कहीं कोई हार्ड ड्राइव या कोई नया सुराग। ये एक रेस थी वक्त के खिलाफ। तो उन्हें पहला सुराग कहाँ से मिला? इतने बड़े नेटवर्क को तोड़ना कहाँ से शुरू किया उन्होंने? अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो जांचकर्ताओं ने बहुत ही मेथोडिकल तरीके से काम किया। पहला और सबसे बड़ा सुराग थी वो Hyundai i20 कार। अच्छा। दस्तावेज के मुताबिक वो कार आमिर राशिद अली के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये एक ठोस शुरुआत थी, एक धागा मिल गया था। तो उन्हें कार के मालिक का पता चल गया। क्या ये पहली बड़ी कामयाबी थी? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये पहला बड़ा ब्रेक था, लेकिन असली काम तो वहां से शुरू हुआ। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ना काफी नहीं था, उन्हें पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था। और यहीं से शुरू हुआ मनी ट्रेल्स को फॉलो करने का खेल। मनी ट्रेल्स? हाँ, आमिर राशिद अली से पूछताछ में उन ठिकानों का पता चला जहां ये लोग रुकते थे। उन ठिकानों की तलाशी में पैसों के लेन देन के सबूत मिले, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मिली। मतलब एक सुराग से दूसरा जुड़ता चला गया, कह सकते हैं। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था। उस एक सुराग को पूरी कहानी में बदलने के लिए हजारों घंटे की मेहनत, डेटा एनालिसिस और कई टीमों का कोऑर्डिनेशन लगा। सही बात है। अक्सर ऐसी चीजें फिल्मों में बहुत आसान दिखती हैं, पर असलियत में ये बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ काम है। धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आई वो बहुत डरावनी थी। ये एक अच्छी तरह से फंड किया गया सुनियोजित मॉड्यूल था, जिसके तार कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। और ये सब हमारे और आपके बीच शहरी भारत के अंदर चुपचाप चल रहा था। बिल्कुल। जांच तो चली रही थी, लेकिन उस दिल्ली का क्या जो इस हमले का शिकार बनी थी, क्या शहर थम गया था? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। दस्तावेज में शायद इसका जिक्र ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे हमलों का एक मकसद शहर को डराकर इसकी रफ्तार को रोकना भी होता है। पर दिल्ली की जो फितरत है वो रुकने वाली नहीं है। अगले ही दिन सुबह की तस्वीरें आ रही थी कि लोग मेट्रो स्टेशनों पर लाइन में लगे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं। हाँ, जिंदगी को तो चलना ही था। ये सिर्फ मजबूरी नहीं है, इसे एक तरह का जवाब भी कह सकते हैं, एक तरह का प्रतिरोध,
जब कोई शहर ऐसी त्रासदी के बाद अगले ही दिन उठकर खड़ा हो जाता है तो वो हमला करने वालों को एक खामोश संदेश देता है कि तुम हमें तोड़ नहीं सकते। हाँ, दुकानदारों ने अपनी टूटी हुई दुकानों को फिर से खोला, सड़कों पर फिर से ट्रैफिक चलने लगा। ये इस शहर के जज्बे का प्रतीक है। बिल्कुल, इस लचीलेपन का एक गहरा मतलब भी है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ सामान्य स्थिति में लौटना नहीं है, ये हर रोज इस बात की याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक होती है। सही कहा। ये उन अनगिनत लोगों, सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के उन अनगिनत चेहरों के अथक प्रयासों की भी याद दिलाता है जो हर दिन हमारी नजरों के सामने और पर्दे के पीछे इस शांति की रक्षा के लिए काम करते हैं। हाँ, दिल्ली का वापस पटरी पर लौटना उस मौन संकल्प का प्रतीक है कि हम डरकर जीना बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक आतंकवादी हमला एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का सिर्फ ऊपरी हिस्सा था, कैसे जांच ने सामान्य जीवन की सतह के नीचे काम कर रहे एक जटिल नेटवर्क का पर्दाफाश किया, और सबसे बढ़कर कैसे एक शहर ने इस भयानक त्रासदी का सामना किया और अपनी हिम्मत नहीं हारी। हाँ, इस पूरी साजिश के नेटवर्क का तो खुलासा हो गया, मास्टरमाइंड और पैसे देने वालों के नाम भी सामने आ गए। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, एक ऐसी पहेली जो शायद कभी हल ना हो पाए। और वो क्या है? उस शख्स की पहचान जो उस कार को उसकी अंतिम मंजिल तक ले गया, वो कौन था? ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। हम नेटवर्क का पता लगा सकते हैं, हम हैंडलर्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो किसी इंसान को उस आखिरी कदम को उठाने के लिए तैयार करती है? उस इंसान के दिमाग में आखिरी पलों में क्या चल रहा होता है जो खुद आतंक का सबसे अंतिम और घातक हथियार बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी दस्तावेज या फाइल में नहीं मिलेगा,